बेसिकली हमें ये समझना है कि जो वेबसाइट हमें दिख रही है, अगर ये वेबसाइट हमारे पास आए, हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। असल में जो एसईओ है वो चेंजेस हैं। एसईओ असल में चेंजेस ही हैं कि हमने अपनी वेबसाइट में चेंजेस करनी है। ठीक है, कैसे चेंजेस करनी है ये हम समझना चाह रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है कि ये वेबसाइट मुझे दिख रही है, ये वेबसाइट कैसे बनी है, इसके अंदर ये लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये मेन्यू नज़र आ रहा है, ये इमेज नज़र आ रहा है, बल्कि इमेजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है। मगर हम लोगों ने वेबसाइट नहीं बनानी, मतलब ये हमारा टारगेट नहीं है, टास्क नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे कोर्स में भी इस चीज़ की कोई शामिल नहीं है कि हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। कहीं हम वेबसाइट बनाना बिल्कुल सीख नहीं रहे हैं। और हमारे पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो बनी हुई वेबसाइट लेकर आएंगे, यानी उनके पास वेबसाइट मौजूद होगी। जैसे हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि भाई दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट होती है, कोडिंग वाली वेबसाइट होती है। तो हो सकता है वो हमारे पास कोडिंग वाली वेबसाइट लेकर आए, हो सकता है वो हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट लेके आए, लेकिन हमने उसकी दोनों सूरतों में हमने उसकी वेबसाइट नहीं बनानी है। वेबसाइट उसकी बिल्कुल तैयार है, हमने उसकी वेबसाइट को रैंक करवाना है। लेकिन उस रैंक करवाने के लिए हमें वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी होंगी। वो चेंजेस ऐसी नहीं होंगी जिससे उसकी वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर चेंज हो, या वो ये समझे कि उसके मुताबिक नहीं रही वेबसाइट। हमने कहा वेबसाइट वही रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चेंजेस होंगी जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट को हमें रैंक करवाना है। उन चेंजेस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि वेबसाइट एडिटिंग कैसे करनी है हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले हम वेबसाइट एडिट करना सीखने जा रहे हैं। ठीक, अब ये मेरे पास एक वेबसाइट बनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोडिंग वेबसाइट है, तो मैं इसका कोड देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूँ। देखें, ये कंट्रोल यू प्रेस किया, कोड आ गया सामने। कोड देख के तो परेशान हो गए हम सारे कि भाई ये क्या, इतना लंबा चौड़ा। हाँ, इसमें हमारे से लेने देने वाली चीज़ें बहुत कम है, लेकिन असल में हमें इस कोड की साइंस को पहले समझना ज़रूर है। क्योंकि जब आपके पास ये वेबसाइट आएगी तो मैंने जो चेंजेस करनी होगी मैंने कोड खोल के करनी है। तो इसका मतलब अगर मुझे कोड रीड करना नहीं आता तो मैं चेंजेस भी नहीं कर पाऊंगा। और ये जो फाइल है हमारे पास, ये एक आप समझ लो कि हमारे पास एक HTML फाइल है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले समझना है कि ये HTML फाइल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये वाली फाइल बनाते कैसे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम आज करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ HTML फाइल, ये कैसे बनती है। सबसे पहली चीज़ कि HTML फाइल को बनाने के लिए हम कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंडोज़ के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर बिल्ट इन होता है, मौजूद होता है, जिसे हम नोटपैड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम ये सपोज करते हैं कि हम नोटपैड में अपना काम करेंगे। नोटपैड खोलना सबको आता होगा, ये सर्च बार में नोटपैड लिखने आ जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे नोटपैड लिखता हूँ, आ गया, मैं इसे खोल लेता हूँ। तो इसे खोलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये नोटपैड खुल गया हमारा। ये सारा काम हमने या तो लैपटॉप पे करना है या डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे नहीं करना। हाँ, कोडिंग देख लेगा, कोडिंग देखने से हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, मैं कोडिंग चेंजेस नहीं कर सकता ना, हमने सिर्फ देखने की बात की है। वहाँ से तो हम सिर्फ देख रहे हैं। चेंजेस करने के लिए तो देखें, आपकी वेबसाइट किसी जगह पर सिक्योर पड़ी है ना, तो इसका मतलब है उसका कोड वहाँ पर सिक्योर है, तो वहाँ पर वही पहुँचेगा जिसको वहाँ का एक्सेस होगा। लेकिन आपकी वेबसाइट का बैक एंड पे जो कोड नज़र आने लगा हुआ है वो सिर्फ HTML कोड नज़र आने लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा जी, फाइल कैसे बनानी है, नोटपैड में बनानी है। और अब हम ये देखने लगे हैं कि सबसे पहले जिस चीज़ का हमें पता होना ज़रूरी है कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम ये फाइल भी नहीं मैं बना रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ बताने लगूंगा एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया लेस देन का और एक निशान लगाया ग्रेटर देन का। HTML फाइल में आप जो कुछ भी लिखेंगे ना वो इस लेस देन और ग्रेटर देन में ही नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, आ रहे हैं निशान नज़र आपको, बार बार ये वाले निशान आपको रिपीटेडली नज़र आने लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इधर आता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सिंबल है लेस देन का और ग्रेटर देन का, लेकिन इसको यहाँ पर हम बोलेंगे टैग। यानी आपने कोडिंग देखे ना, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ HTML, ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, कोई इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज है,
एक लैंग्वेज है जो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई इसको मैं टैग के अंदर लगाऊंगा। ये मैंने लिख दिया HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बताने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से मेरी HTML फाइल स्टार्ट हो रही है, इस जगह से हम अपनी फाइल को स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसका स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और दफा लगाया ये, और फिर मैंने एक लगाया स्लैश, और फिर मैंने लिख दिया HTML। अब क्या कह रहा हूं मैं, एंड। ये एंड का निशान है, ठीक है। अब मैंने लगाया तो स्लैश है, मगर इसको हम पढ़ेंगे एज ए एंड, सो मैं इसे कहूंगा एंड HTML। तो मैंने क्या किया, एक लूप बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने कहा भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मेरी सारी की सारी HTML फाइल कहाँ पर है, इसके अंदर आएगी। सो मैंने सबसे पहले HTML लिखा। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ तो उसका स्टार्ट भी HTML से ही हो रहा होगा। अगर आप उसको जाकर शुरू में देखें और आखिरी लाइन में देखेंगे तो एंड HTML होगा, और शुरू में HTML लिखा हुआ ना HTML। अभी तक आ जाते हैं, यानी अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, सिर्फ एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। उसके बाद जो इसका अगला हिस्सा होता है वो होता है हेड का। हेड नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि कोई भी चीज़, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर इस फाइल का भी है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हेड। तो इसका मतलब है उसके बाद क्या आएगा, एंड हेड। जितनी भी चीज़ें हेडर हैं हमारी, जो डेफिनेशंस हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, ये सब हेड में आनी है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज ए SEO एक्सपर्ट, हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है वेबसाइट का टाइटल, और हमारे लिए एक मेटा टैग, और इसके अलावा कुछ चीज़ें अप्रूवल्स के लिए, जो हमने किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए अप्रूव करानी होगी, तो वो मुझे कहेगा कि भाई जाओ अपने मोबाइल अपनी वेबसाइट पे पेस्ट। बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे आपके मोबाइल से कोई वेरिफिकेशन होनी होती है, तो क्या होता है, कोड आता है ना कंपनी की तरफ से कि भाई ये वाला कोड पेस्ट करो, तो मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ कोड पेस्ट करने से मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह हमें जो कोड्स मिलेंगे कि भाई अपनी वेबसाइट वेरीफाई करो, जैसे अभी आपने कहा था कि तो कोई भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिफिकेशन करवाएंगे, कोई अप्रूवल लेना होगा, तो वो कहेगा जाओ इसे अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करो। तो वेबसाइट में तो वही पेस्ट करेगा ना जिसके पास वेबसाइट का एक्सेस होगा। जिसके पास वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं होगा वो तो नहीं कर पाएगा। यानी इस जगह पर आकर ये चीज़ें भी पेस्ट होंगी, और ये भी कहाँ आएंगी, हेड में आएंगी। बस हेड में यही चीज़ें आएंगी। तो ओके, तीसरा पार्ट कौन सा है, बॉडी का। इसका क्या मतलब है, अब ये बॉडी देखे ना, बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह का बना हुआ है ना, ये फाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। हेड से स्टार्ट हो रहा है, फिर बॉडी, इसके बाद नीचे फुटर, यानी कि फुटर का क्या मतलब है, जो सबसे बॉटम पर आएगा। अब फुटर कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड बॉडी से। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर कुछ लिखता हूँ और कहता हूँ कि भाई बस यहाँ तक मेरी बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं जो कुछ लिखूंगा वो क्या होगा, फुटर हो जाएगा। यानी कि जहां तक मैं कहूँ मेरी बॉडी है, उसके बाद अगर मैं कुछ और टाइप करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, फुटर। इसलिए हमें वो फुटर बताने की ज़रूरत नहीं है। बताना हो तो एंड बॉडी के बाद बता भी सकते हैं, उसे हम फिलहाल कंसिडर नहीं करें। ये है इतना सा स्ट्रक्चर। मैंने कोई फाइल नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया कि एक HTML फाइल जो होती है उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। यानी HTML से शुरू होती है, HTML पर एंड होती है। पहला हिस्सा हेड होता है, ठीक है। हेड वो वाला हिस्सा है, मिसाल के तौर पर मैं किसी वेबसाइट को देख रहा हूँ, जो वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है ना, उसमें हेड वाले हिस्से में से कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो आप वेबसाइट देख रहे हो वो हेड में से नहीं आ रही है। आपकी वेबसाइट जो स्क्रीन पे आपको दिखती है, यानी मैं yahoo.com खोलूँ, मैं गूगल खोलूँ, मैं उर्दू पॉइंट खोलूँ, मैं jio.tv खोलूँ, तो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो सारी की सारी बॉडी में है, हेड में कुछ भी नहीं है। हेड में से अभी मैं देखूँ क्या नज़र आ रहा होता है, देखते हैं। हेड में हमें जो नज़र आता है ना वो ये है, ये देखें, ये ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये हेड में लिखा हुआ है। इसके साथ एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये भी हेड में लिखी हुई है, हेड में दी हुई है मैंने। इसके अलावा इसके नीचे जो कुछ भी है ये हेड में नहीं है, ये सब की सब क्या है, बॉडी। और मैंने क्या सपोज किया, मैंने कहा भाई ये फुटर है, तो बिल्कुल आखिर में जाकर मैंने एक अलग कलर का ब्लॉग बनाया और जो फुटर शो कर दिया, और जो मेरी वेबसाइट की चीज़ें ऊपर थी वो सारी मैंने फुटर में भी दिखा दी। अपना छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, क्विक लिंक्स दिए कि भाई कोई फुटर में आया हो तो किसी भी लिंक पर जाना हो जो मेन्यूज़ में थे मेरे, उधर चला जाए, ये एड्रेस दे दिया, ये अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दे दिए।
ठीक हो गया। सो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक HTML फाइल का। यानी आपने घर में अगर प्रैक्टिस करनी है, शुरू में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इसको समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली एंड रिजल्ट ये नहीं है कि हमने HTML फाइलें बनानी है। एंड रिजल्ट ये नहीं है, एंड रिजल्ट ये है कि हमारे पास HTML फाइल आएगी, हमें उसे चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए हम इस सारी चीज़ को समझने लगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मैं आपको बताने जाऊँगा पहला टैग। मैंने आपसे कहा ना हेड में क्या नज़र आ रहा था मुझे, एक तस्वीर और एक टाइटल। इन दो को हम डिस्कस करने जाते हैं। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा, मैं कहता हूँ भाई टाइटल कैसे देते हैं, तो इसके लिए एक टैग यूज़ होता है। किस नाम से? टाइटल के टैग से। तो एंड कैसे करूँगा इसको? कहाँ गया टाइटल? टाइटल और स्लैश टाइटल। अब ये जो टाइटल है ना, ये प्योरली SEO का टैग है। हमने सिर्फ वो टैग डिस्कस करने हैं वेबसाइट एडिटिंग में भी जो SEO से रिलेटेड है, यानी जिनमें जाकर हमें वेबसाइट को रैंक करने के लिए कुछ करना होगा, हम उन टैग्स की बात करेंगे। मतलब कोई बंदा मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा तो मैं इन चीज़ों में आकर कुछ चेंजेस करूँगा। टाइटल, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई टाइटल कैसा होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि इसमें आपकी वेबसाइट का कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है? जो लोग सर्च कर रहे हैं अभी तक, उसके बाद हम आगे जाकर कीवर्ड को मज़ीद समझेंगे। कीवर्ड क्या होता है? टाइटल कितना बड़ा हो सकता है? टाइटल हो सकता है जनाब 60 से 70 कैरेक्टर्स का। कितना बड़ा हो सकता है? इसके बाद इसके ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स और क्या हैं, इसका साइज पिक्सेल्स में भी होता है क्या, कि मैं उस वक्त बताऊंगा जब मैं आपसे SEO को डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम इसका साइज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में बात कर रहे हैं बस अभी फिलहाल। सो मैंने कहा बेस्ट, मेरा कीवर्ड है जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये मेरा कीवर्ड था, मैंने लिख दिया। टाइटल इसका दे दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं स्ट्रक्चर से बाहर, पहले मैंने स्ट्रक्चर समझाया आपको। अब मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई जिस फाइल के अंदर मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट को एक टाइटल दे दिया। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, यानी अब अगले मरहले में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने HTML फाइल को किस तरह से सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टेक्स्ट। टेक्स्ट तो नहीं ना बनाना है इसको, हमें HTML बनाना है हमने। अब आप देखिएगा फाइल को सेव कैसे करना है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। जिस लोकेशन पे आपने फाइल सेव करनी है, ये तो मैं विंडो का काम कर रहा हूँ, सबको पता है ना। मैं कहता हूँ भाई इसको मैंने सेव करना है, ये आपका फोल्डर है, इधर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ आज की तारीख का, और यहाँ पर मैं कहता हूँ आपकी फाइल को मैं रखूँगा। अब मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ? नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। नोटपैड कैसा एप्लीकेशन है? टेक्स्ट एडिटर है। अब ये तो टेक्स्ट एडिटर है, मैं क्या चाहता हूँ, HTML फाइल बनाना चाह रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो फाइल बना रहा हूँ वो टेक्स्ट फाइल नहीं है। अब मुझे इसको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं जो फाइल बना रहा हूँ वो टेक्स्ट फाइल नहीं है। अगर मैं यहीं पर नाम लिख के एंटर कर दूंगा तो टेक्स्ट फाइल ही बनेगी। ये कैसे समझाना है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव एज टाइप। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर से मैंने क्या कर देना है, बस ये काम करना है। यानी आपने जब नोटपैड में HTML फाइल बनानी होगी तो आप क्या करोगे, सेव एज में जाकर सेव एज टाइप को ऑल कर दोगे और उसके बाद अपनी फाइल का नाम रखोगे। लोकेशन पहले सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आप सेव करना चाह रहे हैं, और एक काम करना है आपने, प्रैक्टिस करने के दौरान अपनी सारी फाइलों को एक ही फोल्डर में रखना। यानी मैं आपको HTML की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हो सकता है अभी हम इमेज लगाना पड़े, तो इसका मतलब क्या होगा, HTML फाइल भी होगी, इमेज फाइल भी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों को एक ही जगह पे रखें, मुख्तलिफ जगह पे अपने इनको नहीं रखना। सो मैं एक फाइल का नाम रख लेता हूँ जी फर्स्ट। अच्छा, फाइल नेम कैसे रखते हैं, जैसे मैं कहूँ ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब आपने नोट किया मैंने क्या किया, कितना लंबा चौड़ा काम, वही मैंने नाम रख दिया जो मैंने टाइटल रखा था। ये SEO के फैक्टर्स को भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। वो ये कहता है कि आपका जो कीवर्ड है वो हर जगह पे नज़र आना चाहिए। तो मैंने उस फाइल का नाम भी वही रख दिया जो मेरा कीवर्ड था। और एक और चीज़ नोट की मैंने, डैश यूज़ किया, हाइफन यूज़ किया, स्पेस यूज़ नहीं किया। अब आपने ये भी समझना है कि जब आपने किसी भी तरह की कोई फाइल बनानी है, आपने उसमें स्पेस बार यूज़ नहीं करना। स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है। यानी अगर मैं यूँ लिख रहा है कि बेस्ट स्पेस कंप्यूटर स्पेस कॉलेज, तो ये गलत था। मैंने क्या यूज़ करना है, स्पेस को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, डैश के साथ, हाइफन के साथ। ठीक है, तो आपने जब भी फाइल बनानी है ऐसे बनानी है।
अच्छा, उसके बाद मैंने लगाया डॉट और लगा दिया HTML। HTML फाइल की एक्सटेंशन HTML भी हो सकती है, HTML भी हो सकती है। जब हम होस्टिंग में इसे सेव करते हैं तो HTML होती है, इसलिए हम इसको हमेशा HTML ही रखेंगे। अब ये HTML है क्या? फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है? कितने लोगों को पता है फाइल एक्सटेंशंस का? फाइल एक्सटेंशन से मुराद क्या है आपको पता है? गुड। और जो समझते होंगे फाइल एक्सटेंशन चीज़ क्या है? फाइल एक्सटेंशन बेसिकली क्या है? फाइल को रिकग्नाइज करने के लिए। जैसे हमारी विंडोज़ में सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहूँ विंडो में ना ABC के नाम से 3 फाइलें पड़ी हैं। उनमें से एक फ़ाइल वीडियो है, एक ऑडियो है और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। तो जब ये तीनों फाइलें एक ही नाम तीनों का ABC है, आप पहचानेंगे कैसे? जो वीडियो होगी उसके साथ वीडियो का आइकॉन बना हुआ आ रहा होगा, है ना। जो ऑडियो फाइल होगी उसमें ऑडियो था, वो हेडफोन सा बना हुआ नज़र आ रहा था, पता लगता है ये ऑडियो है या वेव है। और जो डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ W बना हुआ आ रहा होगा। यानी हम कैसे पहचान रहे हैं उसको? W से, आइकॉन से। इसलिए कि हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि ना मेरे पास वीडियो एप्लीकेशन है, ना मेरे पास ऑडियो एप्लीकेशन है और ना मेरे पास वर्ड है, फिर ये तीनों आइकॉन्स नज़र नहीं आएंगे। फिर हमारे पास एक ऑप्शन रह जाएगी, क्योंकि हर फाइल की एक एक्सटेंशन है। वीडियो जो फाइल बनी है ना वो MP4 है, ऑडियो की जो फाइल है वो हो सकता है MP3 हो सकता है वेव हो, कोई भी और भी फॉर्मेट हो सकता है। और इसी तरह जो वर्ड की फाइल है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो DOC होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन को हम क्यों यूज़ करते हैं? फाइल को रिकग्नाइज करने के लिए कि इस फाइल की टाइप क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम .html लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब, वो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इस फाइल की टाइप क्या है। सो मैंने कहा ये फाइल है और इसकी टाइप है HTML। अब समझ में आ गया एक्सटेंशंस क्या होती हैं। चलो इसे सेव कर, फाइल बन गई, ठीक है। अब इस फाइल की, अब ये क्या किया, ये मैंने फाइल क्रिएट किया है। अब मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो मैं कहूँगा मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना होगा, क्रोम में देखना होगा, इसकी आउटपुट देखनी होगी, तो मैं इसको रन करूँगा। कैसे रन करना है? मैं उधर ही आ जाता हूँ जी जहाँ पर ये फाइल पड़ी है। ये यही फाइल है जो भी बनाई है हमने। अब एक तरीका क्या है, अब ये फाइल मुझे सामने नज़र आ रही है, इस पर मेरे दो बिहेवियर्स हो सकते हैं। हाँ, या तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना। डबल क्लिक करें, देखें क्या हुआ। किसी को पता लग रहा है क्या हुआ कि किसी हुआ? क्रोम में खुल गई है, पेज पे तो हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इसलिए पेज खाली आ रहा है, वाइट पेज आ रहा है। हमने कहाँ किया है? यहाँ किया। यही लिखा था ना, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, आ गया लिखा हुआ। हमने टाइटल दिया, टाइटल नज़र आ गया, डबल क्लिक किया, फाइल रन हो गई। यही सीखा है हमने। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे करूँ बंद और मैं इधर आऊँ। अब मैं इसे रन नहीं करना चाहता, एडिट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए हो? दोबारा से कर लेते हैं राइट क्लिक। और अब यहाँ पर एडिट विथ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने रख दिया ओपन विथ पे। या तो मैं नोटपैड में इसे दोबारा ओपन कर लूँगा, या मैं इस पर ओपन विथ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसे दोबारा से नोटपैड में ओपन करूँगा। ऑप्शन आ गया नोटपैड की। हाँ ओके। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें ज़रा, इसके साथ स्टैंडर्ड आइकॉन कौन सा बना हुआ आ रहा है? गूगल क्रोम का आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही मैंने ओपन विथ किया तो उसने कहा कि गूगल क्रोम से खोल लो, फिर उसने क्या कहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोल लो, ये भी इसके अंदर मौजूद है। फिर उसने कहा माइक्रोसॉफ्ट एज से खोल लो। माइक्रोसॉफ्ट एज भी विंडोज़ के अंदर एक बिल्ट इन एप्लीकेशन होता है इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, ठीक है।
और इंटरनेट ब्राउजर्स हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। हो सकता है आपने फायरफॉक्स इंस्टॉल किया हो सकता है आपने सफारी इंस्टॉल किया हो, ठीक है, हो सकता है आपने ओपेरा इंस्टॉल किया हो। तो जितने इंस्टॉल किए होंगे लिस्ट में वो भी आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो एक के साथ दिखा रहा है इस वक्त ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आ रहा हो माइक्रोसॉफ्ट एज, तो फिर आप इसको इधर से आकर चेंज करें, जैसे मैंने कहा ना चूज़ अनदर ऐप, और यहाँ से फिर आपने क्या चूज़ कर लेना है, यहाँ से आपने गूगल क्रोम को चूज़ करना है। ये देखिए अभी अब ऑप्शन हमारे पास आएगी और आप उसको कह दोगे कि भाई हमेशा इसी में ही खोलो, फिर वो क्या करेगा, इसको डिफ़ॉल्ट बना देगा। जैसे मैं अगर एज को सिलेक्ट करके कहूँ कि इसी में खोलो हमेशा, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं इधर अभी आपके सामने आऊँगा तो यहाँ आइकॉन भी चेंज हो जाएगा और इसको किस में खोलेगा, एज में ही खोलेगा। ये देखिए ऑप्शन आ गई। मैं कहता हूँ भाई इसमें खोलो, सपोज करें मैं कहता हूँ इसमें खोलो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन HTML फाइल्स। कहता है हमेशा इसी को इस्तेमाल करना। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, इसे डिफ़ॉल्ट बना दो, इसका ये मतलब है, ठीक है। सो अगर किसी को ये घर में इशू आए तो इस तरह उसने इसको रिजॉल्व कर लेना कि भाई आप घर में काम करते हो और उसके साथ गूगल क्रोम नहीं आता और आपके पास इंस्टॉल भी है। एक सूरत तो ये भी हो सकती है ना कि आपके पास इंस्टॉल ही ना हो, तो ये तो इंटरनेट से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आप सिंपली लिखो डाउनलोड गूगल क्रोम, तो नेट से इंस्टॉल हो जाएगा, आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो इस तरीके से उसको एसोसिएट कर लेंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर। इधर आ जाते हैं वापस, और अब हम इसको एडिट करने लगे थे, तो मैं यहाँ से आकर कहता हूँ एडिट, ओपन विद, वापस आ गए वहीं पे। अच्छा अब जब दूसरी एक और चीज़ देखते हैं, वो कौन सी, इसमें है, इसको देखें पहले। हाँ, इसके साथ एक तस्वीर नज़र नहीं आ रही, इसके साथ तस्वीर नज़र आ रही है। अब इस तस्वीर को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीर कैसे चेंज होगी, यहाँ पर तस्वीर कैसे आएगी। अच्छा इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको कहते क्या है। इट इज़ कॉल्ड फेविकॉन। जरा चेक करें यहाँ पर कहीं फेविकॉन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी, ये लाइन नंबर 44 और 45 लिखा हुआ है। इस लाइन में ये कोड लिखा हुआ है, मैं इसी को पूरे को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इसको ले आता हूँ मैं यहाँ पर। ये दोनों एक ही फाइलें खुली हुई हैं। अब ये बात खत्म होगी टाइटल की, इसका मतलब मैं इसके नीचे आता हूँ, यानी एक टैग हमने पढ़ लिया ये वाला टाइटल का। अब मैं नीचे आया और एक और टैग लगा दिया मैंने। इसको मैं 2 लाइनों में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 लाइनों में इस तरह करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं href के बाद नहीं करूँगा, इसलिए कि वो हमारा एक इंप्रेशन अभी लिखा जा रहा है। ये अभी स्पेस आई है ना, स्पेस के बाद मैं इसको एंटर करूँ तो 2 लाइनों में पढ़ लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कौन सा टैग है जी, टैग का नाम है लिंक, ठीक है। यानी अगर आपने टाइटल बार में तस्वीर लगानी है, टाइटल बार में जो तस्वीर लगती है उसे हम बोलते क्या हैं, फेविकॉन, ठीक है। टाइटल बार में जो तस्वीर लगती है उसे हम फेविकॉन कहते हैं। ये लगनी किस टैग से है, लिंक के टैग से, और लिंक के टैग के अंदर और भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अभी तक मैंने जितने टैग्स पढ़ाए थे उनमें कुछ और नहीं था लिखा हुआ। ये पहला टैग है जिसमें ऑप्शंस आ रही हैं, जनरली मैं इनको ऑप्शंस कह सकता हूँ, मगर HTML में जब भी आप किसी टैग की एक से ज़्यादा ऑप्शंस को देखेंगे तो उन्हें हम नाम देंगे एट्रीब्यूट का, यानी ऑप्शन नहीं कहेंगे। ऑप्शन तो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए यूज़ किया, असल में ये क्या आ रहे हैं, लिंक के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या है, REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, यानी कि REL का क्या मतलब है ये मैं लिख देता हूँ ताकि वीडियो में आपको नज़र भी आएगा, रिलेशन, ठीक है। यानी कि पहला जो एट्रीब्यूट है वो क्या शो कर रहा है कि भाई ये एक लिंक बनाना चाह रहे हैं, किस रिलेशनशिप के साथ बनाना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, शॉर्टकट आइकन। मैं कहता हूँ भाई शॉर्टकट आइकन के तौर पर दिखाओ, बड़ा ना दिखाओ, बड़ा नज़र ही नहीं आ सकता उधर, उधर नज़र ही छोटा आएगा। और इसको आपने एज इट इज़ लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि शॉर्टकट को हमने एक वर्ड के तौर पर लिखा, स्मॉल लेटर्स में लिखा, आइकॉन को हमने एक अलग वर्ड के तौर पर लिखा और स्मॉल लेटर्स में लिखा। आपने भी ऐसे ही लिखते हैं। यानी एक एट्रीब्यूट तो ये हो गया, हमने कहा भाई एक लिंक बनाओ और उसका रिलेशन ये वाला रखो। दूसरा हमने कहा href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर
का क्या मतलब है, ओवर द इंटरनेट कोई चीज़ है हमारे पास पड़ी हुई है। रेफरेंस का मतलब एक रेफरेंस है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये सोर्स, इसको और आसान अल्फाज में कहें कि इमेज कौन सा आएगा। पहले हमने कहा लिंक बनाओ, फिर हमने कहा शॉर्टकट आइकन के तौर पर बनाओ। अब हम मुझे ये कहना चाहते हैं कि क्या बनाओ भाई, बनाना क्या है ये भी तो बताना, किस चीज़ का लिंक बनाना है हमें। तो हम यहाँ पर आकर उसे कह रहे हैं, ये भी हो गया, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, वीडियो में अब आपको नज़र आ जाएगा। href और आगे कहा मैंने कि ये मेरे पास एक फाइल है, ऐसी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने अभी कॉपी किया उसमें क्या लिखा हुआ है, इमेजेस। जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं अपने होस्टिंग में, तो उसमें उसकी एक हायरार्की होती है, तरतीब होती है कि भाई किस तरह की फ़ाइल को कहाँ पे रखें। तो जितने भी इमेजेस आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट होंगे ना, जब आप उसको पोस्ट करोगे तो हम इमेजेस के फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम उसे नहीं रख रहे क्योंकि अभी तो हमने एक ही जगह पर रखना है। सो मैं इसको रिमूव कर दूँ। लेकिन अभी तक मेरे पास इस फोल्डर में आपने देखा मेरे पास सिर्फ एक HTML फाइल ही है, मेरे पास तो इमेज फाइल है ही नहीं कोई। तो मैं इमेज लगाना चाहता हूँ तो इसका मतलब है इमेज फाइल होनी भी तो चाहिए ना। इमेज फाइल होगी तो लगा सकेंगे ना। अब क्या करें, कोई भी इमेज ले लें प्रैक्टिस करने के लिए। यूँ करते हैं, इधर आते हैं नेट पे, इधर आते हैं, इधर लिखते हैं जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लोगो, और आगे लिख देता हूँ PNG। मतलब क्या कि मैं PNG फॉर्मेट की फाइल को ढूंढने लगा हूँ। ठीक है, कितने सारे इमेजेस आ गए, कोई सा भी लगा लें, एक इनमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं लगा लेता हूँ। चलो ये लगा लेते हैं, लेकिन हम ऐसे अपनी वेबसाइट पे चीज़ें नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है, इस तरह कॉपीराइट साइन, ये ऐसी चीज़ें नहीं लगानी है, और इस तरह हम रैंक भी नहीं करेंगे। ये चीज़ें तो हमने खुद से बनानी है ना। अभी तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉपी इमेज, राइट क्लिक किया तो, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज। इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये PNG है। PNG ही है, फाइन। DM में 26/5, ये पहले से पढ़ी कैसे हो सकती है। चलो जी, इसका नाम भी हम रख लेते हैं फेविकॉन PNG सेव। अरे यस कर दें, ओवरराइट कर दें, बैठे। बन गई फाइल। अब आ जाए, नाम यही रखा मैंने, टाइप भी यही रखी। तो मुझे कुछ एक चीज़ याद रखें, बाकी नामों के फाइलों के नाम बेशक चेंज कीजिएगा, फेविकॉन का नाम चेंज नहीं करें। जो आपने फेविकॉन बनाया होगा ना, जो टाइटल बार में लगानी होगी, इसका नाम भी फेविकॉन ही रखें, और वो वाली फाइल भी जो हो आप कोशिश करें PNG ही बनाएं। यानी वो आप JPG ना बनाएं, जिफ ना बनाएं, टिफ ना बनाएं, यानी कोई और फॉर्मेट ना लें, बल्कि कौन सा फॉर्मेट लें, PNG का फॉर्मेट लें। ठीक है, चलें, ये बन गई है, इसको सेव करें, चला कर देखें जी इसको दोबारा से। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, वो गलत जगह पे मैंने सेव कर दिया, मैं भी हैरान हो रहा था कि पहले से मैं शो क्यों कर रहा था। दोबारा से सेव करते हैं, चलो अभी पहले देख लेते हैं। हम समझते हैं रिमूव हो गई है, हाँ, फिर हम दोबारा कॉपी करते हैं। देखें यहाँ नहीं आई ना, वो किसी और जगह पे सेव किया है। मैंने कहा मैंने किसी और जगह पे सेव कर दिया, अभी इसको वापस यहाँ लेकर भी आते हैं, लेकिन पहले चला कर देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं आया, नहीं आया है ना। चलो अब मैं इसको उठा के उधर कॉपी कर दूँ। ये असल में मैंने यहाँ रख दिया, मैं में रख दिया। ये रख दिया ना, तो इसकी करें कॉपी, और इसको ले आए अपने फोल्डर में। और यहाँ पेस्ट कर दूँ मैं इसको, Ctrl+V। वैसे तो मैंने इसको सेव इस जगह पे करना था, तो क्योंकि सेव नहीं किया तो इसलिए अब मैं ये वाला कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे उधर फाइल में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं सिर्फ इसकी आउटपुट देखता हूँ, राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया। यानी कि दो चीज़ें हमने कर ली, ऑटोमेटिक होते जाएंगे इसमें।
उधर उसी फाइल को रन कर रहे हैं ना, उसी फाइल को हम रन कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखें अब आप अगला क्वेश्चन कर रहे हो। हमारा मसला क्या है कि ये तो हमने लोकल फाइल बनाई है, तो जब हमने वेबसाइट को अपलोड करना होगा तो इसका क्या मतलब है, जब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो हमारी वेबसाइट आपको लगता है कि हमारे कंप्यूटर से चल रही है? नहीं चल रही, हमारे कंप्यूटर से नहीं चल रही, हमें होस्टिंग परचेज करनी है। पिछला लेक्चर सुना ना मेरा, जिसमें होस्टिंग की बात हो रही थी कि भाई हम एक स्पेस परचेज करेंगे, हम उस सर्वर पर अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे। अब मेरे कंप्यूटर पे तो तब आएगी जब मुझे कुछ चेंजेस करनी होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर भी चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मुझे कंप्यूटर पे लाकर ही चेंजेस करनी है, तो ऑनलाइन होस्टिंग में जाकर भी मैं इसी तरह HTML फाइल को एडिट कर सकता हूँ। आपका मेरी तरफ से काम खत्म हो गया? हाँ, मैं उनको नंबर आज दे दूँगा आपको, ठीक है? जी, समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगर हम ये कहें कि आज हमने कितने टैग समझ लिए अभी तक होगा? एक HTML का टैग एक हो गया, हेड का टैग एक हो गया, टाइटल का टैग एक हो गया, लिंक का टैग एक हो गया, एक बॉडी का टैग हो गया, बस। इसके अलावा 3-4 टैग्स और हमने समझने हैं, तो हमारे SEO से रेलिवेंट टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे। यानी आज के लेसन में हमने क्या सीखा है कि HTML फाइल क्या होती है, HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HTML फाइल कैसे बनाते हैं, HTML फाइल कैसे सेव करते हैं, और HTML फाइल को कैसे रन करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि भाई HTML फाइल का टाइटल मुझे लगाना है, तो क्या करूँगा मैं? टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि फेविकॉन इमेज लगाना है तो लिंक का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं यूँ कहूँ, ये Ctrl+N कर दिया मैंने, न्यू पेज पे आ गए, और मैं ये कहूँ कि भाई एक छोटी सी वेबसाइट आप बनाएं, पेज बनाएं, आप फाइल HTML फाइल बनाएं, आप लोगों से मैं बनवाऊँ, ठीक है? क्या करेंगे आप लोग? पहले HTML लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने बोलना है, और उन्होंने बोलना है खासतौर पर जो न्यू है, जो रिपीट कर रहे हैं उन्होंने नहीं बोलना, उन्होंने सिर्फ देखना है। हाँ, रिपीट करने वालों ने सिर्फ देखना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोलना है। तो ये था, अब आगे हेड आएगा पहले। अच्छा, आपने इसको, इसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले कौन सा टैग किस पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, यानी टाइटल और लिंक, ये दो टैग्स जो हैं ये किस पोर्शन के हैं? अब कौन सा आएगा? टाइटल। फिर क्या करूं? टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? मैंने कहा 60 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। चलो जी, हम यहाँ लिख लेते हैं बेस्ट कंप्यूटर, या लिख लेते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। सपोज किया जी ये हमारा टाइटल था। अच्छा, अब क्या कोई चीज़ क्या करें इसके बाद? ये लिखने के बाद अगली लाइन में क्या लिखूँ? एंड टाइटल, बिल्कुल ठीक है। अब लिंक का टैग लगाएं, कैसे लिखूं मैं? लिंक लिखें, फिर आरियल, गुड गुड, शॉर्टकट आइकन ऐसे ही ना, इक्वल्स टू। अब ये जो है ना favicon.png, ये एक इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस इमेज को फिजिकली मेरे पास होना चाहिए। जैसे ये फाइल फिजिकली सेव होगी अभी मेरे पास, ठीक है? इसे बंद कर दिया हमने, कुछ रह गया बीच में? बॉडी। अच्छा, अभी ये फिलहाल अगर, क्योंकि हम बॉडी में कुछ नहीं लिख रहे, तो अगर मैं बॉडी ना भी लगाऊं तो चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने बॉडी यूज़ नहीं की, चले हम फिर भी कर लेते हैं। अब ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये
ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो वेब पेजेस आने हैं आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें ना। अब आपको पता लगेगा कि सबसे पहले मैंने टाइटल चेंज करना है, तो आप आएंगे, आपको टाइटल का टैग पता लग गया, आपने ये देखना है कि भाई इसको मुझे फेविकॉन लगाना है, तो आपने देखना है कि क्या पहले फेविकॉन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा होगा तो आप खुद से फेविकॉन इसमें ऐड करोगे। अब आगे अगला मरला क्या है जी, फाइल को सेव करना। वो कैसे करना, फाइल में जाए जी, पीएनजी के बाद स्लैश भी लगाएं, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहता है पीएनजी के बाद स्लैश लगाएं, क्यों लगाएं, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भी टैग को एंड कर दो। अच्छा, ये टैग को एंड करने की स्टोरी भी जरा समझ लें हम। टैग को एंड करना क्यों जरूरी है, हमारे पास ना कुछ टैग्स होते हैं, कुछ टैग्स को हम बोलते हैं पेयर टैग्स, और कुछ टैग्स को हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स। मतलब कुछ टैग्स जो है वो पेयर्स की सूरत में बने होते हैं, मतलब टाइटल तो एंड टाइटल, पता लग रहा है भाई यहाँ से टाइटल शुरू हो रहा है, यहाँ पे टाइटल खत्म हो रहा है। अच्छा, पेयर का क्या मतलब है, पेयर का मतलब ये है कि कुछ टैग्स ऐसे हैं अगर हम उन्हें क्लोज नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू ही रहेंगे। अगर वो मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ मेरी पूरी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं और बहुत सारे हेडिंग स्टाइल्स हैं, बहुत सारे हेडिंग स्टाइल्स लिखे हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि पहला हेडिंग स्टाइल जो है वो रेड कलर का हो, तो दूसरा हेडिंग स्टाइल जो है वो ब्लू कलर का हो, तीसरा हेडिंग स्टाइल जो है वो ग्रीन कलर का हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने कलर का टैग शुरू किया रेड कलर का और उसे एंड नहीं किया, तो क्या होगा भाई, उसके बाद जितना टेक्स्ट होगा सारे का सारी रेड हो जाएगा। तो ये वाला टैग मांगता है पेयर, कहता है हाँ भाई शुरू कर लिया, अब कहाँ तक आपको रेड कलर चाहिए वहां जाकर इसे क्लोज कर दो, यानी पेयर बना लो इसका। अब कुछ ये तो हो गए पेयर टैग्स एग्जाम्पल, ठीक है, अगले लेक्चर में आएंगे आपके पास, अभी आज तक हमने कोई खास पेयर टैग नहीं पढ़ा। एक एग्जाम्पल है नॉन पेयर टैग की, ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल में भी आपने लिंक देखा, आपने लिंक का टैग जो है वो कहता है भाई आपने लिंक लगा दिया, बस इसका नीचे कोई असर नहीं है, इसको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं लाइन फीड लेना चाहता हूँ, लाइन फीड का क्या मतलब होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, तो तीसरी लाइन में जाना होगा तो क्या करोगे, 3 दफ़ा एंटर कर दोगे भाई, ऐसे ही है ना, इसको बोलते हैं लाइन फीड। इसी तरह जो इधर है लाइन फीड, उसका टैग जो होता है वो होता है बी आर फॉर ब्रेक, ठीक है ना, वो लाइन फीड का टैग है, यानी ये ब्रेक बी आर लिखने से क्या होगा, एक लाइन फीड मिल जाएगी। अब ये भी नॉन पेयर टैग है, क्योंकि एक बी आर आपको एक लाइन फीड देता है बस, तो इसका मतलब है इसको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं ये आपसे कहूँ कि हेडिंग स्टाइल हमारे पास 6 हैं जो अगले लेक्चर में हमने पढ़ने हैं, सो मैंने एक पहला हेडिंग स्टाइल लगाया और उसे एंड नहीं किया, तो क्या होगा, मेरी सारी वेबसाइट हेडिंग स्टाइल ही बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि हेडिंग का टैग लगाऊंगा, एक लाइन के बाद इसे क्लोज करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा टैग है, पेयर टैग है। तो जो पेयर टैग ना हो उनको हम साथ इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ ख़त्म ना करूँ तो देर इज़ नो एरर, अगर देर इज़ नो एरर बट देर इज़ वैलिडेशन प्रॉब्लम। वैलिडेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, वैलिडेशन प्रॉब्लम का ये मतलब होता है कि जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है, ठीक है, तो HTML उसको चेक भी करता है। कैसे चेक करता है, HTML वैलिडेटर के थ्रू, कि क्या आपने HTML की जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ये इस तरह क्लोज करना HTML का रूल है, कहता है जो नॉन पेयर टैग्स हों उनको ऐसे क्लोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बी आर लगाऊंगा, सपोज करें मैं बी आर लगाऊं, पहली बात तो ये कि बी आर जो है हेड में नहीं लगेगा, हाँ ये बॉडी के टैग्स हैं सारे, तो बी आर लगाऊं तो मैंने क्या कहा, ये नॉन पेयर टैग है, नॉन पेयर है ना, पेयर नहीं है ये, तो भाई एक ब्रेक लगाओगे एक लाइन मिलेगी, तो मिसाल के तौर पर आपके वेब पेज पे 100 लाइनें भी होंगी तो एक ब्रेक ने एक ही लाइन देनी है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन पेयर है, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। क्या मतलब, ब्रेक का टैग शुरू भी हो गया और इसने एक ही लाइन फीड आपको, समझ में आ गया, पेयर टैग्स क्या होते हैं और नॉन पेयर टैग्स, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल स्टेप क्या रहेगा जी, हमारा फाइल सेव करने का, कैसे करें, फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं, अब आगे फोल्डर चलें जी, हम कह देते हैं, चले फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, वैसे डेस्कटॉप पे फाइलों को सेव करना कोई रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन अभी के लिए मैंने कहा हाँ भाई इधर ही सेव कर दो। जी बोले,
इसको ऑल फाइल कर दें, क्यों करें हैं? ताकि हम किसी फॉर्मेट डिपेंडेंट ना रहें। इस वक्त तो वो टेक्स्ट फाइल बनाने लगा हुआ, हम कह रहे हैं फॉर्मेट डिपेंडेंट ना रहें। हमने इसे ऑल फाइल कर दिया, अब फाइल का नाम भी रख ले कोई भी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ रख लूँ, मैंने आपको नाम का रखने का तरीका भी बताया। ये सारी बातें एसईओ की हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप वेबसाइट बनाएं, किसी फाइल का नाम अली रख दें, किसी का नाम आमिर रख दें, किसी का नाम XYZ रख दें। इसका मतलब हम एसईओ तो नहीं कर रहे ना। एसईओ करने के लिए हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी जिस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो उनकी प्रोडक्ट है, उन्हीं के ऊपर हमने उसके नाम रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। सो हमने यहाँ पर रख दिया HTML। बस ये फाइल रन कैसे होगी, रन कैसे होगी, मैं रन की बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना। मैंने कहा ये डेस्कटॉप पे रखा था ना मैंने इसको, अब ये फाइल है ना, इस फाइल को रन कैसे करेंगे, डबल क्लिक करके, और इस फाइल को चेंज कैसे करेंगे, ओपन विद करेंगे और नोटपैड में इसको गुड, ठीक हो गया जी काम। ये हो गया हमारा आज का लेसन कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।